नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी। मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। नागालैंड में सैनिकों की गोलीबारी में ग्रामीणों समेत 14 की मौत के बाद एक बार फिर सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून सुर्खियों में आ गया है। नागालैंड और मेघालय ने इस कानून को हटाने की मांग उठाई है। यह एक कानून है जो भारतीय सुरक्षा बलों को देश में युद्ध जैसी स्थिति बनने पर अशांत क्षेत्रों में शांति व कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए विशेष शक्तियां देता है। इसे 1958 में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अध्यादेश के तौर पर पेश किया गया था। बाद में इसी वर्ष संसद ने कानून के तौर पर पारित भी कर दिया था। इसके तहत सेना 5 या इससे ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोक सकती है। इसके तहत सेना को चेतावनी देकर गोली मारने का भी अधिकार है। ये कानून सेना को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देती है। इसके तहत सेना किसी के घर में बिना वारंट के घुसकर तलाशी भी ले सकती है। अफस्पा के विरोध में प्रदर्शन का पूर्वोत्तर में लंबा इतिहास रहा है। इस कानून को हटाना पूर्वोत्तर राज्यों का चुनावी मुद्दा भी बन चुका है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा, हम केंद्र सरकार से नागालैंड से अफस्पा हटाने की मांग कर रहे हैं। इस कानून ने देश की छवि खराब की है। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है, वह मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड के संगमा ने कहा, अब वक्त आ गया है कि पूर्वोत्तर से अफस्पा को हटा दिया जाए। इस कठोर उत्पीड़न को तत्काल निरस्त करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। आखिर इन सभी बातों पर बवाल क्यों होता है? कई प्रकार के हमारे पास प्रश्न हैं। क्या अफस्पा कानून सच में इतना बुरा है कि इसे जहां भी लागू किया जाता है वहां इसका विरोध शुरू हो जाता है? विरोध के बावजूद भी भारत सरकार की आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही है कि जब से यह कानून बना है तब से उत्तर पूर्वी समेत देश के किसी न किसी हिस्से में यह विद्यमान जरूर रहा है? क्या भारत की एकता और अखंडता सैनिकों को विशेषाधिकार प्रदान कर ही कायम रखी जा सकती है? क्या मानवाधिकार को कुचलकर क्षेत्रीय एकता बरकरार रखने की चाहत एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जायज हो सकती है? हर बार इन प्रश्न को उठाना लाजमी हो जाता है जब इस प्रकार का विरोध शुरू होता है अफस्पा के खिलाफ। लेकिन इन सभी चीजों से पहले हम आपके लिए एक विश्लेषण लेकर आए हैं जिसे आप सभी लोगों को अवश्य जानना और समझना चाहिए। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि अफस्पा जैसे सख्त कानून की आवश्यकता अपने नागरिकों पर जुर्म करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए है। एक राष्ट्र के जीवन में कई बार ऐसा होता है जब कोई क्षेत्र विशेष उपद्रवग्रस्त हो जाता है अथवा सरकार से नाराज रहते हुए अलगाववादी रुख अख्तियार कर लेता है। समूह विशेष के अड़ियल रुख के कारण जब संवाद की सारी संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं, तब ऐसी परिस्थिति में सरकार मशीनरी के पास सैन्य बल के अलावा और कोई चारा नहीं होता। वरना यदि अपनी छोटी छोटी मांगों पर क्षेत्र विशेष आजाद होने लगे तो देश का क्या अस्तित्व रह जाएगा? दूसरी बात यह कि उस माहौल की कल्पना कीजिए जिसमें हमारे सुरक्षा बल काम करते हैं। किधर से गोली चलेगी, किधर से पत्थर, यह पता नहीं होता। हमेशा उनकी जान पर खतरा मंडराता रहता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो विदेशी सीमाओं से लगे हैं तथा जहां विदेशी संरक्षण प्राप्त उपग्रहग्रस्त पनपता है। वहां बिना विशेष अधिकार के सेनाएं अपने काम को बहुत हद तक सफलता से अंजाम नहीं दे सकती हैं। अफस्पा जैसे कानून सुरक्षा बलों को सशक्त करते हैं। देखा गया है कि इसकी वजह से नागालैंड, पंजाब और कश्मीर में शांति बहाली में बहुत हद तक सफलता भी मिली थी। यानी अब अफस्पा जैसे कानून की वैधता इसलिए है क्योंकि यह देश के विभाजन को रोकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह कानून हवा में नहीं बना है, बल्कि संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत ही इसे व्युत्पन्न किया गया है। ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रों में इस कानून को लागू किया गया है वहां अलगाववाद, आजादी की मांग हद तक व्याप्त रही है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की इजाजत नहीं है। समूचा उत्तर पूर्व बहुत दिनों तक भारतीय संघ में प्रवेश का विरोध करता रहा। साथ ही कश्मीर में भी पर्याप्त स्वायत्तता के बावजूद भी भारतीय संघ से अलग होने की मंशा पाकिस्तान की सह पर काम करती रही थी। अतः राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के सख्त कानूनों का तर्क पेश किया जाना व्यावहारिक है। अगर व्यावहारिक नजरिए से देखें तो जनता को सरकार से नाराजगी हो सकती है।
उसके कार्य या नेताओं से गुस्सा हो सकता है। लोकतंत्र में इस संदर्भ में अपना विरोध जताने का पर्याप्त अधिकार भी लोगों के पास है। साथ ही वोट की ताकत से सरकार बदलने का अधिकार भी जनता के पास बखूबी है। लेकिन एक सशक्त लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। फिर भी कुछ असामाजिक तत्व यदि बाहरी सह पाकर इस आधार पर हिंसा का रास्ता चुनते हैं कि वह अलग राष्ट्र बना लेंगे या किसी दूसरे देश में मिल जाएंगे, तो यह किसी भी सशक्त लोकतांत्रिक देश के लिए असहनीय स्थिति होगी। इससे निपटने के लिए देश को भी सख्त कदम उठाना लाजमी होगा, जिसका परिणाम है यह अपसपा। यह संभव नहीं है कि कोई अराजक समूह भारतीय संघ की संप्रभुता को चुनौती दे और देश चुप रहे। व्यक्तिगत हित हो या फिर समूह विशेष का हित हो, उसे अंततः राष्ट्र हित में समाहित होना ही चाहिए। अतः कभी कभी सख्त फैसले लेना भी जरूरी होता है। अगर यह सख्त फैसले नहीं होते तो शायद आज पंजाब भी हमारे हाथ में ना होता, पंजाब भी भारतीय संघ से अलग हो गया होता। इसलिए सिर्फ मानवाधिकार जैसे भाविक तर्कों से राष्ट्र की संप्रभुता का सौदा नहीं किया जा सकता। जहां तक मानवाधिकार की बात है तो भारत अपने 5000 सालों के इतिहास में कभी आक्रांता देश नहीं रहा है। मानवीय गरिमा की स्थापना और मानव जीवन की महत्ता भारतीय संस्कृति का मूल स्वभाव है। मांग यदि अहिंसक हो तो अपसपा जैसे कानून की आवश्यकता कतई नहीं होगी, किंतु यदि देश तोड़ने की साजिश हो तो राष्ट्र का सख्त होना उसकी नियति है। और क्योंकि सैनिक भी इंसान होते हैं, इसलिए सिर्फ नागरिकों का नहीं बल्कि सैनिकों के मानवाधिकार की भी चर्चा का विषय बनाना चाहिए और इस पे भी समुचित डिबेट होना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार उसमें यदि कुछ सुझाव कर सकती है, कुछ संशोधन कर सकती है तो जरूर करना चाहिए। यदि केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है तो इस परिप्रेक्ष्य में अपसपा के प्रावधानों में संशोधन अपेक्षित हैं। इसे मानवोचित और न्यायोचित स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। दमनात्मक शक्तियों वाले प्रावधानों में संशोधन कर वैध आधारों पर कार्य करने के लिए सशस्त्र बलों को नैतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगर अपसपा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने लगे तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। हालांकि यह हमारे लिए इतना आसान नहीं है जितना प्रथम दृष्टया लगता है, क्योंकि वैश्वीकरण के युग में राज्य अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक हो चुके हैं कि उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह राज्य सरकार को विश्वास में ले और उन्हें इस बात का वास्तविक रूप में एहसास दिलाए कि उनकी घरेलू व जायज मांगों से